આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત સાંપ્રત કાર્યક્રમમાં આજે પ્રસ્તુત છે 75 વર્ષમાં રાજભાષાનો વિકાસ અને કચ્છમાં રાજભાષાની પ્રવૃત્તિઓ વિશે પ્રબંધક રાજભાષા બેંક ઓફ બરોડાના ક્ષેત્રીય કાર્યાલય ભુજના શ્રીમતી સ્વપ્નિલ ધુરિયા સાથે કપિલ ગોસ્વામીની મુલાકાત. આકાશવાણી ભુજમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજના સાંપ્રત કાર્યક્રમમાં આપણી સાથે રાજભાષા અધિકારી શ્રીમતી સ્વપ્નિલ ધુરિયા મેમ જોડાયા છે, જે રાજભાષા હિન્દી વિશે આપણી સાથે વાતો કરશે. ઘણી બધી વાતો એમની પાસેથી આપણે જાણશું. सबसे पहले मैम हम आकाशवाणी की ओर से आपका स्वागत करते हैं. धन्यवाद. नमस्कार मैम, सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोता मित्रों को. मेरा नाम स्वप्निल धुरिया है. मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रबंधक राजभाषा के पद पर कार्यरत हूँ. बैंकिंग सेक्टर में मुझे 14 वर्ष हो गए हैं. भुज शहर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, जिसका दायित्व बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला हुआ है, और इसी के कारण मुझे इसी नाते सदस्य सचिव होने के नाते ये जिम्मेदारी मिली है कि मैं राजभाषा का कार्य देखूं. जहाँ तक व्यक्तिगत परिचय की बात करूं तो मैं विज्ञान स्नातक होने के बाद अंग्रेजी साहित्य और हिंदी साहित्य में मैं एमए हूँ और अनुवाद का डिप्लोमा कोर्स भी किया है. मैं मूलतः मध्य प्रदेश से हूँ, परंतु पिछले 10 सालों से मैं गुजरात में रह रही हूँ. वाह, मतलब काफ़ी पुराना नाता अब आपका गुजराती से हो गया है जी. अच्छा मैम, ये पूछना चाहेंगे कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा, ये दो शब्द हमें सुनने मिलते हैं ऐसे जीवन में, तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? हाँ, कई लोगों को इसमें अंतर नहीं पता होता है. हम 2 भाषाएं सुनते हैं, एक तो राष्ट्रभाषा और एक राजभाषा. इसमें काफ़ी अंतर होता है. पहले हम राष्ट्रभाषा समझते हैं. भारत में 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है, और ये सभी भाषाएं देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मलयालम, तमिल, सिंधी वगैरह वगैरह. परंतु जैसे राष्ट्रीय पशु पक्षी एक होता है, भाषाएं, राष्ट्रीय भाषा एक नहीं होती है. वह सभी भाषाएं सामूहिक रूप से राष्ट्रभाषा कहलाती है. जी जी. और राजभाषा की बात करें तो राजभाषा वह भाषा है जिसमें सभी सरकारी कामकाज किए जाएंगे, वह भाषा को हम राजभाषा का दर्जा देते हैं. जी. तो संविधान में सन 1949 में 14 सितंबर को हिंदी को देश की राजभाषा घोषित किया गया. इसका मतलब ये हुआ, यदि कोई सरकारी कामकाज होगा तो वो हिंदी में किया जाएगा. जी. इसमें साथ में अंग्रेजी में काम किया जा सकता है, लेकिन अगर आप राजभाषा की बात करें तो वह हिंदी है. इसमें ये भी बताना चाहूँगी कि सभी प्रदेशों की भी राजभाषा होती है. जैसे गुजरात प्रदेश में मुख्य भाषा गुजराती है, जी. तो राजभाषा गुजराती हो गई. अच्छा, ये दोनों में फ़र्क हो. अच्छा, जैसे कि आपने बताया आप 10 सालों से गुजरात में हैं और अब आप कच्छ में आए हुए हैं, तो कच्छ में कच्छी बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है, तो यहाँ पर राजभाषा में किस तरह से काम हो रहा है? जी, कच्छ में कच्छी बोली जाती है. गुजरात में इतने वर्ष बाद आने के बाद मुझे पता चला कि कच्छी और गुजराती में काफ़ी अंतर है. जी जी. कच्छी भाषा जो है सिंधी और गुजराती का मिश्रण है. हाँ. ये समझ में आया. जहाँ यहाँ तक सवाल है कि हिंदी में कितना काम हो रहा है, तो यहाँ आकर मुझे बहुत सुखद अनुभव हुआ ऐसा कि यहाँ पर कच्छ के लोग इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं. चाहे वो निचले तबके के लोग हों या उच्च वर्ग, शिक्षित वर्ग के लोग हैं, लेकिन हिंदी बहुत अच्छी बोली जाती है यहाँ पर. यहाँ के लोगों को खासा लगाव है हिंदी के प्रति और उत्साह भी है. जी बिल्कुल. शायद इसका कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ बाहर से आए हुए लोग बहुत हैं. हाँ, जो बस गए हैं. दूसरा, यहाँ पर्यटन के लिए भी लोग बाहर से आते हैं, जिनके लिए संपर्क भाषा सिर्फ हिंदी होती है. तो सभी लोगों ने यहाँ हिंदी सीख ली और बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, बाकी गुजरात के अन्य क्षेत्रों से कंपेयर करें तो. अच्छा, मतलब ये हम कच्छियों के लिए एक गर्व की बात है. जी. अच्छा मैम, जैसे होता है कि विविध क्षेत्र होते हैं इसमें, तो उसके बारे में भी थोड़ा पता है? हाँ, इसमें कुछ लोगों को पता नहीं रहता है. उसमें बताना चाहूँगी कि भाषा के आधार पे हमारा देश 3 भागों में बटा हुआ है. अच्छा. उसको ऐसे बोलते हैं क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र. जी. क क्षेत्र में वह राज्य आ गए जहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी है, केवल हिंदी है. अच्छा. जिसको हम हिंदी बेल्ट भी कहते हैं. जी जी. जिसमें हो गए राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली. हाँ. और बिहार आदि. उसकी मुख्य भाषा जो है वो हिंदी, केवल हिंदी है, केवल हिंदी है. जी. इसमें अंडमान निकोबार भी क में आता है. अच्छा.
ठीक है। अब ख क्षेत्र आता है दूसरा, ख क्षेत्र जहाँ हिंदीतर भाषा बोली जाती है, यानी हिंदी से मिलती जुलती भाषा जो आसानी से हिंदी समझने वाला समझ ले। वो ख क्षेत्र में आते हैं 3 राज्य आते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब। दमन दीव भी इसमें आता है। अच्छा। फिर आते हैं हम ग क्षेत्र में, जिसमें होता है कि जिनकी बिल्कुल भी हिंदी से मिलती जुलती भाषा नहीं है, या क और ख क्षेत्र में जो राज्य नहीं आते वो राज्य इसमें आ जाते हैं, जिसमें होते हैं हमारे दक्षिण के सारे राज्य, उत्तर पूर्व के सारे राज्य, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मतलब वो आदि हिंदी से एकदम भिन्न है, जिनकी लिपि भी आपको समझ में नहीं आएगी, जिनकी भाषा भी आपको तुरंत समझ में नहीं आएगी। अच्छा। उसमें हमारी वो दक्षिण की भाषाएं हो गई, फिर उसके बाद बंगाली हो गई, उड़िया हो गई, ये सब ग क्षेत्र में आते हैं। तो इस प्रकार से हमारा भाषा के आधार पर 3 वर्ग में बटा हुआ है भारत। अच्छा। तो जैसे ये 3 वर्गों में है, तो उन सारे वर्गों में काम भी उसी प्रकार से अलग अलग होते होंगे? हाँ, भारत सरकार में ये प्रावधान है कि अगर आप क्षेत्र में है तो उसके लिए अलग लक्ष्य हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ के आधिकारिक भाषा केवल हिंदी है, तो उन्हें उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो उन्हें 100% काम हिंदी में करना है। अच्छा। ख क्षेत्र में मतलब आप हिंदी जानते हो, कर सकते हो, इसलिए उन्हें 90% लक्ष्य दिया है। अच्छा। ग क्षेत्र में मतलब आप हिंदी में नहीं कर सकते या कमजोर हैं, तो भी आप 55% उनको लक्ष्य दिया गया है कि आप उसमें उतना काम करें। और जैसे शुरुआत में आपने बात की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, तो ये नराकास के बारे में कुछ बताएं। हाँ, भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा हर एक शहर में एक समिति बनाई जाती है, जिसे नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कही जाती है। इसमें एक संयोजक कार्यालय होता है और बाकी जितने भी सरकारी कार्यालय होते हैं वो सब इसके सदस्य होते हैं। जी जी जी। और इनका काम होता है कि सब सामूहिक रूप से इकट्ठा होके मिलजुल कर प्रयास से हिंदी के विविध कार्यक्रमों का आयोजन करें, कुछ गतिविधियां करें जिससे हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़े। कुल मिलाकर हिंदी को बढ़ावा देना है, उसके लिए समिति रखी जाती है। इसमें हम समय समय पर उसकी क्या काम हो रहा है उसकी समीक्षा भी करते हैं। तो इसके लिए भारत सरकार का ये एक समिति का प्रावधान है, जो हमारे भुज में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास है जी। और इसकी सूचना भी, इन सभी आयोजनों की सूचना गृह मंत्रालय को हम अनिवार्य रूप से भेजते हैं। तो मैम, ये थी नराकास की बात। अब जैसे कि हम जानते हैं जो युवा वर्ग है, तो अभी वो जो फिल्में, वेब सीरीज़, मनोरंजन के जो भी साधन हैं, उनके चलते युवा वर्ग भिन्न भिन्न भाषाओं के बारे में भी अब जान रहा है। जैसे किसी दूसरी भाषा की कोई वेब सीरीज़ है या कोई फिल्म है जो बहुत लोगों को पसंद आ रही है, तो वो उसको भी सीखेंगे, उसको भी जानेंगे उसके बारे में। तो अब जब ये दौर चल रहा है, तो भारतीय युवाओं के लिए कितना ज़रूरी है कि वो हिंदी को भी प्राधान्य दें और उसको पहले सीखें? भारतीय युवाओं के लिए कितना ज़रूरी है यह तो तय करना मुश्किल है, लेकिन ये कह सकती हूँ कि फिल्म होती है या वेब सीरीज जो कहते हैं आजकल, वह समाज का दर्पण होती है जी। और आज के समय में जो मूवी चल रही है, वेब सीरीज चल रही है, वे केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई जाती है। बिल्कुल। उसमें जो बताया जाता है जरूरी नहीं कि वैसा सही में हो रहा है, वास्तव में है कि नहीं। उसमें जो भाषा प्रयोग में ली जा रही है वह भी जरूरी नहीं कि उस स्थान में बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो अगर हम उसी को उद्देश्य मान के चलें या उसी से हम कुछ सीखने चले तो वो तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए वेब सीरीज में जो बताया जा रहा है वो आधा सच होता है। अब हम बोलेंगे कि सच कैसे, फिर पूरा सच हम कैसे जाने। तो यदि हम पूरा सच जानना चाहें या गहराई में जाना चाहें तो उसका दूसरा माध्यम भी है हमारे पास। वो कौन सा? दूसरा माध्यम हो सकता है किताबें। वाह। किताबें वो माध्यम है जिसमें कोई भी सच्चाई को तोड़ मड़ोड़ के पेश नहीं किया जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे सीमित शब्दों में पूरे समय या कालक्रम या घटनाक्रम को प्रस्तुत किया जाता है जी। और बाकी का काम वो छोड़ देते हैं हमारी कल्पना के ऊपर। हाँ। थोड़ा बताया, थोड़ा आप कल्पना करिए। जी 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 जी। किताब पढ़ने वाले व्यक्ति की कल्पना शक्ति बढ़ जाती है और बिना कल्पना किए तो आप कोई भी आविष्कार नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो देखकर हम कुछ भी नया नहीं सीख सकते, लेकिन पढ़कर हम कुछ नया सीख सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। हाँ। कुछ अपना सोच सकते हैं। बिल्कुल। तो ये मतलब ऐसा ही हुआ कि हमने देख लिया कोई पिक्चर है या चलचित्र है, तो वो लिमिट में हम बंध गए, एक सीमांकन हो गया कि हाँ यही है। जब हम पढ़ रहे हैं
तो हम अपनी कल्पनाएं दौड़ाते हैं कि हाँ ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक उसी तरह जैसे रेडियो एक माध्यम है कि बिल्कुल। जिसे हम सुन के कल्पना करते हैं। कर हाँ, सकते हाँ, हैं कि जो बोल रहे हैं वो कैसे हैं या हाँ, क्या कर रहे होंगे, हाँ, ये सारी। तो रेडियो भी उसका एक उत्कृष्ट माध्यम उदाहरण हो है। उदाहरण उदाहरण है, इसका। बिल्कुल सही उदाहरण है। जी। हाँ। अच्छा, अब ये इतनी सारी बातें हमने भाषा के बारे में जानी, तो मैडम एक सवाल ये भी आता है कि जो हमारे श्रोता मित्र हैं वो ये सुनने के बाद उसे अच्छे से जानने का भी प्रयास करेंगे, और जहाँ से जैसे आपने किताब कहा तो वो किताबों के स्रोत से या उससे भी अच्छे से उसे अपने अंदर वो बिठाएंगे। तो आकाशवाणी के हमारे जो श्रोता हैं जो अभी आपको सुन रहे हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, आपका संदेश क्या होगा? बिल्कुल, संदेश भी देना चाहूँगी। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जिसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अरे वाह! और उसका जो स्वरूप सालों पहले था वो आज भी है। एक प्रकार से ये देश की संस्कृति का संवाहक है। बिल्कुल। और आज के समय में जहाँ मौलिकता बहुत कम हो गई है, सिर्फ एक आकाशवाणी है जो अपने मौलिक रूप से चल रहा है और अपनी संस्कृति का संवाहक बनने की और अपनी जो भूमिका है वो अच्छे से निभा रहा है। जी, बिल्कुल। और आगे भी निभाता रहेगा। बिल्कुल। तो श्रोताओं को मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हमें अपनी मातृभाषा से प्रेम करना सीखना चाहिए। हाँ जी। यदि हम गुजराती है तो गुजराती सीखें, जी। क्योंकि बिना जड़ के से जुड़ा हुआ कोई भी पेड़ बढ़ता नहीं है। वाह! और अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो खूब अंग्रेजी सीखिए, लेकिन पहले अपनी भाषा को अच्छे से सीख लें। जो हमारी मातृभाषा उसे सीख लें जी, उसे अच्छे से जान लें, फिर दूसरी भाषा सीखें, उसमें के लिए आप कोई, स्वतंत्र हैं आप जी, उसके हाँ, लिए हाँ, उसके बाद करने के लिए। उसके बाद आप यदि अपनी मातृभाषा सीख लिए तो आप हिंदी सीखिए, क्योंकि हिंदी सीखना इसलिए जरूरी है कि अगर आप अपने प्रदेश से बाहर निकलते हैं, हाँ। देश के किसी दूसरे कोने में जाते हैं, तो वहाँ आपको एक संपर्क भाषा की जरूरत होगी और वो हिंदी ही हो सकती जो है। एकदम सरल है और सभी को संपर्क करने समझाई जा जी, सकती है, जी, समझते हैं सभी लोग, समझते हैं, ये मानना पड़ेगा हमें। हाँ, हाँ। क्योंकि मैं देश के कई भागों में गई, अच्छा। वहां पर जब भी जाऊंगी तो मैं कोई भी वो किसी प्रदेश का व्यक्ति होगा वो हिंदी तो जानता होगा, उसकी जो भी बिल्कुल, सही भाषा बात होगी। है, सही बात तो हिंदी सीखना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है बिल्कुल हो जाता जितना मातृभाषा है सीखिए। हाँ जी। उसके बाद आप दूसरी कोई भी भाषा सीखिए, उसके लिए स्वतंत्र हैं। दूसरा ये कहना चाहूंगी कि आप वास्तविक बने, किसी की नकल ना करें। जैसा कि हमने कहा कि हम सिर्फ वेब सीरीज में या किसी को देख के हम नकल करते हैं, नकल के बल पे हम बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। नया सोचें, नई कल्पना करें, खूब पढ़ाई करें, अध्ययन करें और आकाशवाणी सुनते रहें, क्योंकि आकाशवाणी सुनते रहेंगे तो आपकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी। वाह वाह। और कल्पना शक्ति से ही आप सोचने की शक्ति करते हैं और कुछ नया आप आविष्कार कर सकते हैं। मतलब हम ऐसा होता है कि हम तन की कसरत तो करते हैं, तो ये सुनने से बिल्कुल, मन की कसरत बिल्कुल, भी बिल्कुल, होती है। ये, हाँ। विचार हमारे खुलते हैं और नई और कल्पनाओं की तो कोई सीमा नहीं होती। कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं है, सही है। हाँ, हाँ, हाँ। मैडम, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, हमारे श्रोताओं ने भी बहुत कुछ जाना, तो आगे भी ऐसी कोशिश करेंगे कि आपसे और भी कुछ ऐसे जानते रहेंगे। कभी कभार कोई प्रोग्राम में मिलेंगे, आप आकाशवाणी में आए, तो आकाशवाणी की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझसे ये परिचर्चा करने के लिए। मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત 75 વર્ષમાં રાજભાષાનો વિકાસ અને કચ્છમાં રાજભાષાની પ્રવૃત્તિઓ વિશે પ્રબંધક રાજભાષા બેંક ઓફ બરોડાના ક્ષેત્રીય કાર્યાલય ભુજના શ્રીમતી સ્વપ્નિલ ધુરિયા સાથે કપિલ ગોસ્વામીની મુલાકાત સાંપ્રત કાર્યક્રમ અંતર્ગત હમણાં જ આપ સાંભળી રહ્યા હતા. પ્રસારણ આકાશવાણીના ભુજ કેન્દ્ર પરથી કરવામાં આવ્યું.